हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 7, जिसका नेम है अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। द लॉयन दैट वी सी ऑन अवर नोट एंड कॉइन हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। जो आप इस फिगर में ये लॉयंस देख रहे हैं, इनका बहुत लंबा इतिहास है, जो कि हम अपने नोट्स पर और अपने कॉइन्स पर इन लॉयंस को भी देखते हैं। ये लॉयंस सारनाथ पिलर में कार्व्ड हैं, स्टोन पर कार्व्ड हैं, मतलब पत्थर पर इनकी आकृति उकेरी गई है। और ये सारनाथ पिलर, इलाहाबाद के पास सारनाथ नाम की एक जगह है जहाँ पर ये पिलर लगा हुआ है। सारनाथ पिलर बोलते हैं हम इसको। उसके ऊपर इन लॉयंस को प्लेस्ड किया गया है। और जो अशोका थे, अशोका बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं हमारे हिस्ट्री के, और जिनकी इंस्ट्रक्शंस हमें इस पिलर की इंस्क्रिप्शंस में मिलते हैं, और पत्थरों पर भी, रॉक सरफेस पे भी इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। बिफोर यू फाइंड आउट व्हाट हैज रिटन दीज इंस्क्रिप्शंस, अब हम जानेंगे कि इन इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं इस किंगडम के बारे में। और इस किंगडम को एम्पायर भी कहा जाता था, क्योंकि किंगडम एम्पायर, जो एम्पायर होता है वह किंगडम से बहुत ही बड़ा होता है। और इस एम्पायर में अशोक रूल करते थे, और इस एम्पायर को फाउंड किया था अशोका के ग्रैंडफादर ने, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। 2300 साल पहले इस डायनेस्टी को उन्होंने फाउंड किया था। चंद्रगुप्त मौर्य थे जो ग्रैंडफादर थे अशोका के, उनको एक बहुत ही वाइस मैन सपोर्ट करते थे, जिनका नाम था चाणक्य और कौटिल्य भी इनको बोलते थे। और चाणक्य के आइडियाज उनकी बुक अर्थशास्त्र में रिटर्न लिखे हुए हैं। डायनेस्टी वह होती है जिसमें एक के बाद एक रूलर हेरिडिटरी आता जाता है, कि अगर कोई अभी, जैसे उनके अभी कोई अगर रूल कर रहा है तो उसके बाद उसका सन आएगा, उसके बाद उसका सन आएगा, और ऐसे ही ये जनरेशन वाइज जनरेशन चलता रहता है। तो इसी को हम डायनेस्टी कहते हैं। तो मौर्य डायनेस्टी में 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे। फर्स्ट चंद्रगुप्त, जो कि ग्रैंडफादर थे अशोका के, जिन्होंने फाउंड किया था मौर्य डायनेस्टी को। उसके बाद इनके सन बिंदुसार, और बिंदुसार के सन अशोका। तो बहुत सारी सिटीज हमें देखने को मिलती हैं इस एम्पायर में, जैसे कि इनका कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला गेटवे है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का सेंट्रल एशिया के लिए। उज्जैन रास्ते में पड़ता है जब हम नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं। और इन शहरों में सिटीज़ में मर्चेंट व्यापारी रहा करते थे, ऑफिशियल्स रहा करते थे, और क्राफ्ट पर्सन्स रहा करते थे। क्राफ्ट पर्सन्स वो होते हैं जैसे कि गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, जो कि अपनी क्राफ्ट से अपनी रेगुलर लाइफ को चलाते हैं और अपने काम करते हैं। इन अदर एरिया वेयर विलेजेस ऑफ फार्मर एंड हर्डर, और कुछ इलाके ऐसे भी थे जहाँ पर फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते थे। इन सम एरिया ऑफ सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूसिंग 100 फूड। और सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहाँ पर फॉरेस्ट हुआ करते थे, जहाँ पर लोग जाकर फूड गैदरिंग का काम करते थे और हंटिंग करते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे प्रोवाइडेड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ एज वेल। और इस एम्पायर की अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग भाषाएं बोले करते थे, और अलग अलग खाना खाया करते थे, और अलग अलग कपड़े पहना करते थे। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। अब हम देखेंगे एम्पायर कैसे डिफरेंट होता है किंगडम से। तो एम्परर नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग। तो बिकॉज एम्पायर लार्जर देन किंगडम एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मी। जो एम्परर होता है उसको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं किंग से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो एम्पायर होता है वह किंगडम से बहुत ही बड़ा होता है, और इसके लिए उन्हें बहुत ही बड़ी आर्मी, बहुत बड़े सैनिक और सैन्य बल की आवश्यकता होती है। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर आर्मी नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्स। और बहुत सारे ऑफिशियल्स जो काम करते हैं ऑफिस में, और जो लिखा पढ़ी का काम करते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स की भी ज़रूरत होती है, जो कि टैक्स कलेक्ट करते हैं इस एम्परर के लिए। रूलिंग द एम्पायर वॉज सो लार्ज, एम्पायर बहुत ही बड़ा होता है। जो एरिया था पाटलिपुत्र के अराउंड, वो डायरेक्ट कंट्रोल में था एम्परर के। इसका मतलब यह था कि जो ऑफिशियल्स अपॉइंट थे टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से, वो सभी गांव में रहते थे और टाउन में रहते थे, और जितना भी एरिया होता था वहाँ से सभी से टैक्स कलेक्ट करते थे। और ऑफिशियल्स उनको पनिश भी करते थे जो अपना काम अच्छे से नहीं करते थे, और जो राजा का ऑर्डर है उसको नहीं मानते थे। और बहुत सारे ऑफिशियल्स को सैलरी दी जाती थी। मैसेंजर होते थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाया करते थे, और जो
ऑफिशियल्स जो काम कर रहे हैं उसको भी देखा करते थे कि ऑफिशियल्स अगर कोई कुछ काम गलत कर रहे हैं तो वह मैसेंजर और रूलर को जाके बताता था, जिससे कि रूलर ऑफिशियल्स को पनिश करते थे। और जो एम्परर होता था वही सबसे सुपीरियर पावर थी और वही सबको सुपरवाइज करता था, वही सबको देखता था और वह मदद देता था अपने शाही परिवार में किसी भी मेंबर की और सीनियर मिनिस्टर्स की, जो बड़े मंत्री होते थे उनकी। और बहुत सारे एरियाज आते थे इस प्रोविंस में जो कि रूल करते थे प्रोविंशियल कैपिटल जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन। देयर वर सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द पाटलिपुत्र। रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर, और जो रॉयल प्रिंसेस होते थे उनको गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता था, जो कि लोकल कस्टम और रूल को देखा करते थे। बिसाइड देयर वर वास्ट एरिया बिटवीन दीज सेंटर, और बहुत बड़ा इलाका था इन सेंटर्स के बीच में, जहाँ पर मौर्य ट्राई करते थे रोड को कंट्रोल करने की, रिवर को कंट्रोल करने की, कि जो रोड्स और रिवर्स हैं वहाँ इनके कंट्रोल में आ जाएं, जिससे वह अपना ट्रांसपोर्ट ईजिली कर सकें। एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्स वर अवेलेबल टैक्स एंड ट्रिब्यूट, और वह आसानी से जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अपने एम्पायर में ला सकें और टैक्स और ट्रिब्यूट कलेक्ट कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र हमें बताता है कि नॉर्थ वेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था ब्लैंकेट के लिए, और साउथ इंडिया गोल्ड के लिए और प्रीशियस कीमती पत्थरों के लिए। तो यह माना जाता है कि जो मौर्य डायनेस्टी थी ये अपना कंट्रोल जमा लेते थे रिवर पर और रोड पर, जिससे कि यह रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लेते थे, जो भी यहाँ से निकलता था रिसोर्सेज, और उनको ट्रिब्यूट के तरीके से उनको कलेक्ट करते थे इन रिसोर्सेज को। ट्रिब्यूट क्या होता है? अब ट्रिब्यूट टैक्स की जगह पर जो चीज़ रेगुलर बेसिस पर कलेक्ट की जाती है उसको हम ट्रिब्यूट मानते हैं लोगों से। वैरायटी ऑफ थिंग हो सकती है वो, मोर और लेस विलिंगली। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन, और बहुत सारा जंगली इलाका था जहाँ पर लोग रहते थे इंडिपेंडेंटली, बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट टिम्बर हनी वैक्स टू मौर्य ऑफिशियल। पर वह लोग यहाँ पर रहते थे तो उनको यह छूट इसलिए मिली हुई थी कि अगर आप यहाँ से कुछ भी सामान ले जाते हैं, अगर जानवरों का शिकार करते हैं, तो उसमें से हाथी, टिम्बर और हनी, शहद, वैक्स, ये सब मौर्य ऑफिशियल्स को देने पड़ते थे। अशोका यूनिक रूलर, मोस्ट फेमस मौर्य रूलर था अशोका, जिन्होंने फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने ट्राइड किया था मैसेज देना लोगों को अपने इंस्क्रिप्शंस के द्वारा। और बहुत सारे अशोका के इंस्क्रिप्शंस हमें प्राकृत में और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में मिलते हैं। अशोका वॉर एंड कलिंगा, कलिंग पुराना नाम है कोस्टल उड़ीसा का। अशोका ने अपनी जिंदगी में बस एक ही लड़ाई लड़ी थी, जो उन्होंने कलिंग में लड़ी थी, उड़ीसा में लड़ी थी, और यह लड़ाई वह जीत गए थे, यह युद्ध वह जीत गए थे। पर उन्होंने इस लड़ाई में, इस युद्ध में देखा कि इतना जो विनाश हुआ है, इतना वायलेंस हुआ है, इतना उन्होंने ब्लड शेड देखा सभी लोगों का, इससे वह दहल गए थे, हॉरिफाइड हो गए थे। और उन्होंने ये डिसीजन लिया था इस वॉर में कि अब वो कोई भी फाइट किसी वॉर में फाइट नहीं करेंगे। और एक ही ऐसे राजा थे जिन्होंने यह लड़ाई जीत ली थी, लेकिन तब भी पे इसको फिर छोड़ दिया था। और अशोका के इंस्क्रिप्शंस में हमें कलिंग वॉर की डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है हमें। अब अशोका धम्मा क्या था? व्हाट वाज अशोका धम्मा? तो अशोका धम्मा वर्शिप थी गॉड की और परफॉर्मेंस सैक्रिफाइस, ये कुछ नहीं था अशोका धम्मा। वह यह देखते थे कि जो एक पिता अपने बच्चे को क्या शिक्षा दे रहा है, अशोका धम्मा में ये चीज़ें दी गई थी, और ये ड्यूटी थी जो इंस्ट्रक्ट करती थी हर सब्जेक्ट में हमें कि हमें ये करना चाहिए। और ये इंस्पायर्ड थी बुद्ध की टीचिंग से, क्योंकि अशोका ने कलिंग वॉर छोड़ के बुद्ध धर्म को अपना लिया था, बुद्ध रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था। और बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिससे जो सोसाइटी में लोग थे वो ट्रबल कर रहे थे, और यह देखते हुए अशोका ने इस एम्पायर में देखा कि धर्म में लड़ाइयाँ हो रही, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, एनिमल्स को मारा जा रहा है सेक्रीफाइसेस के लिए, स्लेव्स और सर्वेंट को इल ट्रीटेड, जो दास और दासियां हैं और जो नौकर हैं उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, और बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं परिवारों में। अशोक ने इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया, बहुत सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, जिसको हम धम्मा महामत्ता कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और धम्मा के मैसेज को फैलाते थे और टीच करते थे। अशोका ने यह मैसेज अपनी इंस्क्रिप्शन रॉक और प्लर में भी दिया हुआ है। अशोका ने अपना मैसेंजर भी सेंड किया हुआ था, अपने मैसेंजर सेंड किए थे बहुत सारे अलग अलग देशों में अपने धम्मा के प्रचार प्रसार के लिए, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका में।
इन्होंने बहुत सारी रोड बनवाई थी, कुएं खुदवाए थे, रेस्ट हाउसेस बनवाए थे, लोगों के रुकने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराई थी ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को। अशोका का मैसेज यह था इस धम्मा में कि हम सभी बूढ़ों का, जो हमारे एल्डर्स होते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट करें, उनको जेंटल, जो स्लेव्स और सर्वेंट होते हैं, दास और नौकर होते हैं, हम उनको विनम्रता से ट्रीट करें, और जितने भी क्रिएचर्स होते हैं उनको हम दया भाव से देखें, जितने भी जानवर होते हैं उनको हम दया भाव से देखें, और हम वायलेंस ना करें, और हम गिफ्ट देंगे ब्राह्मण को और मॉन्क को, और हम सभी का रिस्पेक्ट करें, सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करें। वन प्रेस वन ओन रिलीजन while criticizing another actually doing greater harm to our own religion. One should try to understand the main idea of another religion and respect it. और हमें यह समझना चाहिए कि जैसा हमारा धर्म है वैसा ही दूसरों का भी धर्म है, तो हमें सभी धर्मों का पालन करना चाहिए और सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो इस तरह होता है हमारा चैप्टर खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।